Hello everyone, I am Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Toppers Top. First of all, Happy Republic Day to all Toppers Top member. तो आई विश कि आप जो है अपने इस साल अपने ड्रीम को अचीव करके, जो भी आपका ड्रीम है, अपने देश की डेवलपमेंट के लिए लगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक वर्ड को वैल्यू करके अपने देश को और आगे लेके जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है वो बेसिकली होने वाली है कि जो भी आपका LLP एक्ट के अंदर, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जितनी भी ऑफेंसेस हुआ करते थे उनको डीक्रिमिनलाइज करने की बात कही गई है, उसको हम डिस्कस करेंगे बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में। उससे पहले जो है मैंने कल आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, जो पार्ट 1 था आपका रिवीजन सीरीज़ का। तो उसमें जो क्वेश्चन था करंट अफेयर से रिलेटेड, उसके दोनों ही ऑप्शंस जो थे वो ठीक थे। तो मोहित कुमार जो हैं उन्होंने सबसे पहले आंसर किया, कॉन्ग्रेचुलेशन मोहित कुमार। और जो आर्टिकल रिलेटेड था कि अबाउट द वर्कर्स वेलफेयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन था, तो उसको जो है सबसे पहले अगेन नवीन रांगी जो है उन्होंने आंसर किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन नवीन, आप दोनों को ही कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही टॉपर स्टॉप के साथ एसोसिएटेड रहिए, पढ़ते रहिए और जल्दी ही अपने ड्रीम को अचीव कीजिए। तो चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, कंपनी लॉ कमेटी जो है जिसको 2019 में सेटअप किया गया था बेसिकली कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो अच्छी तरीके से हो सके, उसने रिकमेंड किया है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो 2008 की थी उसके अंदर 12 ऑफेंसेस जो हैं उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाए, मतलब कि उसके रिलेटेड कोई हार्श पनिशमेंट या फिर जो फाइन्स है वो अब ना लगाई जाए और डीक्रिमिनलाइज करके उन ऑफेंसेस को बहुत लाइट कर दिया जाए। और उसी के साथ जो LLPs है उनको ये भी अलाउड कर दिया है कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो हैं उसको आप इशू कर सकते हैं फंड्स को रेज करने के लिए, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो LLP फर्म्स के लिए होती है उसको हम इम्प्रूव कर सके। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या है, LLP क्या है, ये सारा मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी लॉ कमेटी जो थी, जैसा मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। ये वाला पॉइंट अपने प्रीलिम्स के लिए रट लीजिए। 2019 में इसको सेटअप किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि कंट्री के अंदर ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट किया जा सके। और ईज ऑफ लिविंग कैसे प्रमोट होगी? बाय प्रोवाइडिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी कॉर्पोरेट्स थे और कॉर्पोरेट कंप्लाइंस है उनकी इम्प्रूव करने के लिए कि वो अपना जो कंप्लाइंस है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ वो एक लार्ज लेवल पे मेंटेन कर सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईजी हो जाए, इस वजह से कंपनी लॉ कमेटी को सेटअप किया गया था। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी लॉ कमेटी ने अभी क्या रिकमेंडेशन दी है जो हमें अपने एग्जाम के लिए पढ़नी है। पहली बात तो ये कहा कि देखिए, कुछ ऑफेंसेस जो होते हैं जैसे कि टाइमली फिलिंग्स जो उनका टैक्सेस का होता है, एनुअल रिपोर्ट्स देनी होती है, जो भी उन्हें अपना पार्टनरशिप स्टेटस LLP का उसके ऊपर फाइलिंग्स देनी होती थी चेंजेस से रिलेटेड। तो ऐसे जो छोटे छोटे ऑफेंसेस होते थे जो कि फ्रॉड से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है कि जो फ्रॉड से रिलेटेड नहीं होंगे उनको डीक्रिमिनलाइज करने की यहाँ पे बात कही गई है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है आपको कि देखिए, ये वाली चीज़ें जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जिसको डीक्रिमिनलाइज करने की बात कही गई है, उसमें प्रिजन वाला जो टर्म्स था, मतलब कि किसी को जेल भेज दिया जाए, तो वो पनिशमेंट तो अब भी नहीं थी। बट क्या होता था बेसिकली, यहाँ पे फाइन्स लगा दिए जाया करते थे। फाइन्स जब लगते थे तो जो भी पर्सन हुआ करता था उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती थी। तो अब ये कहा है कि अब जो है हम फाइन्स को हटा देंगे और पेनल्टीज़ लगाएंगे। पेनल्टीज़ का क्या मतलब है? फाइन्स का तो क्या मतलब हो गया कि आपके ऊपर अच्छा खासा एक अमाउंट लगा दिया या फिर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया किसी भी चीज़ से। बट पेनल्टीज़ में आपको छोटी मोटी जो पनिशमेंट है वो दे के फिर माफ़ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि नॉन कंप्लायंस के केसेस में पेनल्टीज़ को पे कर दिया जाए, फाइन्स को नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई भी जो पार्टनर है LLP का, मतलब पार्टनर है या फिर जो LLP है, वो गिल्टी पाई जाती है और मिसकंडक्ट होता है कोर्ट के थ्रू। अब ये बेसिकली आता है क्वेश्चन कि कौन कौन से रिस्क हुआ करते थे कि फाइन्स लगाना जो है अब वो ख़त्म किया गया है। बेसिकली क्या होता था कि जो भी कन्विक्टेड पर्सन था, अगर उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाता था तो वो डिसक्वालीफाई हो जाया करता था या फिर जो वेरियस पोस्ट है उससे इनएलिजिबल हो जाया करता था, जिसकी वजह से जो फाइन्स है उसको कोर्ट्स के थ्रू अब ख़त्म कर दिया जाएगा और यहाँ पे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के थ्रू पेनल्टीज को लगाया जाएगा। अब हमें ये जानना है कि जो पेनल्टीज लगाने की बात हो रही है तो वो कौन सी अथॉरिटी के थ्रू होती है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है बेसिकली उनके पास अथॉरिटी है कि वो इन पेनल्टीज को लेवाई कर सकता है LLP एक्ट 2008 के अंदर। सॉरी गाइज, मैं भूल गई थी, किसी का कमेंट आया था कि मैम आप थोड़ा धीरे बोले, तो अभी मैं धीरे बोलूँगी, अभी मैं स्पीड से ही बोल रही थी, तो सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे बेसिकली जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वो सेक्शन 609 के अंदर कंपनीज एक्ट के
बेसिकली सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को कवर करता है और इनकी प्राइमरी ड्यूटी होती है कि जो भी रजिस्टरिंग कंपनीज़ होती हैं और जो भी एलएलपी होती है उनको मेंटेन करना यहाँ पे, और जो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको कंप्लाई करना, उनको इंस्पेक्ट करना सभी रिस्पेक्टिव स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ में ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ की ड्यूटी होती है। अब ये जो एनसीडी हम बेसिकली बात कर रहे थे उसको परमिशन कौन देता है इशू करने के लिए, तो बेसिकली एलएलपीज जो होती है उनको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो होते हैं वो इशू करने की परमिशन नहीं थी, वो अलाउड नहीं थे, ताकि क्योंकि वो डेब्ट सिक्योरिटीज़ इशू नहीं कर सकते थे, इस वजह से उनको एनसीडी भी इशू करने की परमिशन नहीं थी। बट अब जो है बेसिकली इनको कैपिटल रेज करने के लिए और अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए एनसीडी इशू करने की परमिशन दे दी गई है। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन होंगे अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से इशू कर पाएंगे, तो जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं और जो स्मॉल फार्म्स है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जिनको कि हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए वो बेनिफिट होगा उनको, और बेसिकली स्टार्टअप्स और स्मॉल फार्म्स जिनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैवी वे में चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है। तो देखिए ये बेसिकली एक पार्टनरशिप होती है जिसमें बहुत सारे जो पार्टनर्स होते हैं जो एक जुरिस्डिक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है। मतलब देखिए जैसे कि 5 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा इतना कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा और इस सेक्टर को मैं हैंडल करूँगा, इसने अपना पार्ट बता दिया, इसने अपना पार्ट। तो अब ये जो पांचों पार्टनर होंगे ना, पहले क्या होता था जो नॉर्मल कंपनीज होती थी कि ये 5 चीज़ उन्होंने चूज़ करी, मतलब 5 चीज़ें हैं एक कंपनी के अंदर, तो पांचों ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कुछ भी कहीं पे कमी हुई। बट जो एलएलपी होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है, जिस पर्सन ने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो सिर्फ उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओवरऑल अगर कोई फ्रॉड हुआ है या कोई मिसकंडक्ट हुआ है तो सभी मेंबर्स जो हैं वो लायबल नहीं होते जो आपकी एलएलपी होती है उसके अंदर। ठीक है, तो ईच पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लायबल नहीं होता अगर किसी अनदर पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट किया है या फिर नेग्लिजेंस किया है, तो ये इसका फ़ायदा है। एलएलपी जो होता है वो एग्जिस्टेंस में रहती है चाहे पार्टनर चेंजेस होते हैं। मतलब मान लीजिए कि वो 5 पार्टनर्स थे, ठीक है, उनमें से किसी एक ने गलती कर दी तो इस पार्टनर को बदल दिया गया, तो एक इसकी जगह नया पार्टनर लाया गया, तो एलएलपी जो है वो सेम ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा चाहे पार्टनर बदला जाए या फिर नहीं बदला जाए। तो ये बेसिकली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या फिर प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं अपने नाम से, मतलब एलएलपी की फॉर्म में होल्ड कर सकते हैं, कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं आएगा। एलएलपी जो होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसमें बेसिकली फुल एक्सटेंट ऑफ उसका जो एसेट होता है वो उसके लिए लायबल होता है, मतलब अपने एसेट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होती है। और जो ईच पार्टनर होता है वो लायबल होता है कि वो एलएलबी के अंदर अपना एग्रीड कंट्रीब्यूशन करें, मतलब उनके ऊपर कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको इतना करना ही करना है, जैसा उनको एग्रीएबल लगता है कि वो कर सकते हैं वो उतना कंट्रीब्यूट यहाँ पे करते हैं। तो अब दोबारा डिफरेंस आ गया कि एलएलपी और जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फार्म्स होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फार्म्स जो थे उनके अंदर हर पार्टनर जो होता था वो लायबल होता था, बट अदर पार्टनर्स जो है वो भी लायबल हो जाया करते थे। बट एलएलपी के अंदर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एग्रीड कंट्रीब्यूशन होता है और इंडिविजुअल पार्टनरशिप जो है वो मिसकंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। एलएलपी और कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिकली क्या है कि जो भी इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपनी का वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रेगुलेट होता है। बट जो एलएलपी होता है वो बेसिकली अपने पार्टनर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है, वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नहीं आता है। ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जो एलएलपी है वो बेसिकली एक मैनेजमेंट ओनरशिप डिवाइड है जो कि पार्टनर्स जो है उनके बीच में डिवाइड हो जाता है, कंपनी के अंदर ये इनहेरेंट नहीं होता है। एलएलपी जो होती है उसके अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कंपेयर टू अ कंपनी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेंबर्स को चेंज किया जा सकता है, एग्रीड जो है हमारे कंट्रीब्यूशन होते हैं, बट कंपनी में ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होती है, तो एलएलपी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। वहीं पे एलएलपी जो होते हैं उनका कंप्लाइंस जो होता है वो बहुत लेस लेवल पे होता है, मतलब लेसर कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट होती है एक कंपनी के कंपैरिजन में।
वहीं पे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अब जो एलएलपीज़ हैं वो एनसीडी को इशू कर सकते हैं। तो एनसीडी क्या होता है? देखिए, नो डिबेंचर्स को पहले आप समझिए क्या होता है। डिबेंचर्स जो होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको इशू करके कोई भी कंपनी मनी को बोरो कर सकती है, मतलब जो पैसा है वो उधार ले सकती है। तो ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी का जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप ये समझ के चलिए कि आपकी इकोनॉमीज भी साथ के साथ कवर हो रही है, ठीक है। तो इससे पैसे जो है वो बोरो किए जा सकते हैं। कुछ जो डिबेंचर्स होते हैं उनके पास ये एक फीचर होता है कि उनको शेयर्स में बदला जा सकता है, कि मतलब कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब अगर कोई डिबेंचर होल्डर है वो ये चाहता है कि अब मैं अपने डिबेंचर को शेयर में बदल सकूँ, उसका डिस्क्रिशन होता है, तो वो उसको बदल सकता है। तो उस बेसिस पे जो होता है ये एनसीडी और नॉन एनसीडी हो जाते हैं। बेसिकली क्या है कि वो डिबेंचर्स जिनको हम शेयर में नहीं बदल सकते हैं उनको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं, ठीक है। और जिनको हम शेयर में बदल सकते हैं उनको हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहेंगे। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अब ये जो एनसीडी होते हैं, मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिक्योर, एक होते हैं इनसिक्योर। सिक्योर में बेसिकली क्या होता है कि जो सिक्योर एनसीडी है उसमें कंपनी का जो एसेट है वो बैकअप होता है। अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसने एनसीडी इशू किया और वो कंपनी फेल हो गई, तो अब उसका एसेट जो है वो एक तरीके से आप ये समझिए कि उनके सामने गिरवी रखा हुआ था जिससे भी उन्होंने पैसे लिए थे। तो अब वो ऑब्लिगेशन को पे करेंगे और जो डिबेंचर इन्वेस्टर होल्डिंग जो डिबेंचर होता है वो बेसिकली उस एसेट को बेच के या किसी भी तरीके से उसका लिक्विडेशन करके, मतलब उस एसेट के बदले पैसा लेके जिससे भी उन्होंने कोई भी कर्ज लिया था उसको पे कर सकता है। वहीं पे अनसिक्योर जो होता है उसमें वही होता है कि कोई भी एसेट जो होता है वो एज एन गिरवी नहीं रखा होता वहाँ पे, और कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट में चली जाती है तो उसको कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती है। ये हो गया अनसिक्योर। उसके साथ जो है, अब हम हिंदी में आते हैं, इस चीज़ को ही मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। तो बेसिकली क्या है, एलएलपी सरकार द्वारा व्यापार में सुगमता को प्रोत्साहित करने के लिए आसानी के लिए सीमित देयता भागीदारी अधिनियम एलएलपी में संशोधन किया गया है, ठीक है। तो इसको हिंदी में सीमित देयता भागीदारी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रस्तावित परिवर्तनों में विभिन्न अपराधों को गैर अपराध करना तथा सीमित देयता भागीदारियों के लिए गैर परिवर्तित डिबेंचर जारी करने की अनुमति दिए जाना शामिल है। तो यही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि अपराध जो अब तक माना जाता था अब उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। एलएलपी होता क्या है? ये व्यापार संगठन का एक स्वरूप होती है जिसमें प्रत्येक भागीदार की देयता कानूनी रूप से सीमित होती है। वही हमने बात की, एग्रीड कंट्रीब्यूशन जो है वो होता है। अतएव यह भागीदारी और निगमों के तत्वों को प्रदर्शित करता है। यह एक भागीदार किसी दूसरे भागीदार के कदाचार तथा अथवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होता है। सीमित देयता भागीदारी की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? तो एलएलपी जो है वो एक नेगम बॉडी कॉर्पोरेट और एक कानूनी इकाई होता है। सॉरी गाइस, बीच में मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि मैं एरोप्लेन मोड पे नहीं कर सकती, मेरे नेटवर्क चले जाते हैं एंड देन मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो एलएलपी जो है वो एक नेगम निकाय बॉडी कॉर्पोरेट है। ये एक कानूनी इकाई होती है। इसके भागीदार अलग होते हैं। इसमें एक सत अनुक्रम होता है, पर जो एलएलपी है वो हमारा अलग हो गया, ठीक है। ये एक पृथक कानून होने के नाते भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान एलएलपी पर लागू नहीं होते हैं और यहाँ भागीदारों के मध्य अनुबंध संबंधी समझौते द्वारा विनियमित होता है। ये एक सीमित देयता भागीदारी शब्द अथवा इसका संक्षिप्त नाम एलएलपी का उपयोग अपने नाम के अंत पे किया जाएगा, ठीक है। संरचना की बात करते हैं तो प्रत्येक एलएलपी में कम से कम 2 भागीदार होंगे और इसमें से कम 2 व्यक्ति नाम निर्देशित भागीदार के रूप में होंगे, जिनमें से कम एक भारत का निवासी होगा और सभी भागीदार सीमित देयता भागीदारी के प्रतिनिधि होंगे। तो एटलीस्ट 2 होंगे, 2 में से जो है वो एटलीस्ट एक जो है वो इंडियन होना ही चाहिए। यहाँ पे आवश्यकता और महत्व की बात करते हैं तो एलएलपी प्रारूप और वैकल्पिक कॉर्पोरेट व्यावसायिक संस्करण है जिसमें किसी कंपनी के सीमित दायित्व का लाभ प्रदान किया जाता है, किंतु साझेदारी फॉर्म की भांति इसके सदस्यों के लिए पारस्परिक सहमति के आधार पर आंतरिक प्रबंधन को व्यवस्थित करने की अनुमति होती है। सामान्यतः यह प्रारूप लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए और विशेष रूप से सेवा क्षेत्र उद्यमों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो विशेष रूप से सेवा उद्योग के लिए
वाले तथा पेशेवरों से संबंधित गतिविधियों वाले व्यवसायों के लिए सीमित देयता भागीदारी एक लोकप्रिय प्रारूप है। तो ये है हिंदी कंटेंट। जो टर्म्स जो है वो हिंदी कंटेंट में मिस आउट हो गए हैं वो आप इंग्लिश से कंप्लीट अपना कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।